कॉमन सॉल्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, यहां तक कि कौन कौन सा सूचकांक, जैसे एसिड है तो ब्लू लिटमस क्या क्या करता है एसिड को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नमक या कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक, है ना। समुद्री जल में प्रति लीटर 30 से 35 ग्राम घुले हुए लवण रहते हैं। मतलब 1 लीटर अगर आप समुद्री जल लेंगे तो उसमें 30 से 35 ग्राम का रहेंगे घुले लवण रहते हैं। मुख्यतः लवण कौन से रहते हैं? सोडियम क्लोराइड रहते हैं, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। साधारण नमक क्या है हमारा? NaCl या सोडियम क्लोराइड। इतना दिन से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग NaCl ही पढ़ रहे हैं। देखिए वही हम लोग पढ़ते थे कि Na का प्लस आयन प्लस Cl का माइनस, ये क्या बना जाता है आप? NaCl। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज इस टॉपिक से हमको याद करने का है कि समुद्री जल में अगर हम लोग 1 लीटर समुद्री जल लेंगे तो 30 से 35 ग्राम क्या होगा? घुले हुए लवण रहते हैं। अब हम लोग खुद खाने में भी नमक डालते हैं। ठीक है, नमक हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे? नमक कई जैविक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमें भोजन में भी नमक का सही मात्रा होनी चाहिए। हमारे शरीर में नमक की अधिक उच्च मात्रा उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी करेगा। अगर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो क्या कर देगा? वह हाई ब्लड प्रेशर कर देगा। अगर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वह हाई ब्लड प्रेशर कर देगा। और अगर नमक की मात्रा बहुत कम है तो वह क्या करेगा? लो ब्लड प्रेशर कर देगा। अगर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी जिनको ब्लड प्रेशर हो जाता है उनको डॉक्टर बोलता है कि आप नमक की मात्रा कम लीजिएगा। और अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो उनको क्या करते हैं? कई बार आप अगर आप आसपास कभी ध्यान दिए होंगे तो कई लोग लो ब्लड प्रेशर का क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है कि इनको पानी में नमक मिला के पिलाओ। तो क्या होता है? अगर लो ब्लड प्रेशर है, मतलब आपके शरीर में नमक की मात्रा बहुत कम है, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके शरीर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। नमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। ठीक है, अब नमक का क्या क्या, जो आपका नमक है जो साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसका कहां कहां इस्तेमाल होता है? ठीक है, साधारण नमक का एक संरक्षण के रूप में किया जाता है। उपयोग कहां? एक संरक्षक के रूप में, मतलब एक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। वे बैक्टीरिया के विकास
को रोककर भोजन को खराब होने से बचाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपके भोजन में नमक है तो वो क्या है, एक संरक्षक है, वो बैक्टीरिया का विकास को क्या करेगा, रोकेगा। इसीलिए आप वो भी पढ़े होंगे, देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि टूथपेस्ट में अगर आपके नमक रहेगा तो क्या होगा, आपके मुंह में, आपके माउथ में क्या होगा, आपके माउथ में बैक्टीरिया का विकास कम होगा। ठीक है, इसलिए नमक क्या करता है, नमक एक संरक्षक होता है, एक क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। साधारण नमक कई पदार्थ से उत्पाद का एक क्या है, महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या है, साधारण नमक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस सच एज सोडियम। साधारण नमक कई पदार्थ के उत्पाद का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जैसे सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब में क्या किसकी जरूरत पड़ती है आपको, साधारण नमक का। देखिए आप अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, साधारण नमक, है ना। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर एंड salt in water is primarily treatment for when our bodies get dehydrated। मतलब क्या हो रहा है कि जब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो पानी में चीनी और नमक का घोल है, हमारे शरीर के निर्जलीकरण के लिए प्राथमिक उपचार है। वही जब हम लोग क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्या होता है, कभी आप देखिएगा कि एक बीमारी होती है जैसे जिसमें आपको लूज मोशन होने लगता है, आपको पेचिस होने लगता है, तो हम लोग को ओआरएस पिलाते हैं। ओआरएस क्यों पिलाते हैं, कि जब हम लोग को लूज मोशन हो रहा है तो बहुत सारा हमारे हमारे शरीर से नमक का मात्रा हमारे पाचन क्रिया से बाहर निकल रहा है, तो हमको क्या पिलाया जाता है, हमको ओआरएस पिलाता है। ओआरएस क्या रहता है, ओआरएस में भी नमक रहता है, वही कॉमन सॉल्ट रहता है, क्या रहता है, सोडियम रहता है ना, ओआरएस में कॉमन सॉल्ट रहता है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नमक हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम में भी आता है, एग्जाम से एक इस साइड से एक क्वेश्चन पक्का है। एक साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी। साधारण नमक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। सबसे इंपॉर्टेंट तो पूछता है भैया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है। तो जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहा जाता है। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला जानेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, मीठा सोडा क्या है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इतना ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब इस पूरे टॉपिक में, कि आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए कि इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है NaHCO3, है ना। बेकिंग सोडा इज ऑफन यूज्ड इन किचन टू ऑब्टेन स्पंजी एंड केक्स एंड ब्रेड। क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, हमारा जो केक जो आपका स्पंजी रहता है ना, केक स्पंजी रहता है, केक को आप दबाएंगे ऐसे स्पंज टाइप का रहता है, तो स्पंजी केक और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। समटाइम इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कुक फूड फास्टर। क्या होता है, कई बार हम लोग अगर आपका खाना अच्छे से पक नहीं रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। इट्स केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। यही प्रश्न आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछा था, ना बेकिंग सोडा पूछा था, ना मीठा सोडा लिखा था, बोला था कि भैया भैया सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो या वो बेकिंग सोडा हो, क्या या वो मीठा सोडा हो, क्या 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 नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब कुछ क्या है, यही हमारा बेकिंग सोडा है। क्या काम आता है बेकिंग सोडा, आप जब केक जो दबाते हैं स्पंजी टाइप का केक रहता है, ब्रेड को भी दबाते हैं तो स्पंजी जैसा रहता है, तो वो क्यों स्पंजी होता है, यही बेकिंग सोडा। अभी हम समझेंगे कि ये स्पंजी हो क्यों रहा है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सैलिवरी एल्युमिनियम प्रोसेस विच इज यूज्ड which uses salt as one of the raw material। क्या होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सेल्वे एल्युमिनियम प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसमें नमक का को कच्चे रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग नमक लिए NaCl लिए, उसमें क्या डाल दिए, पानी डाले,
ठीक है, मतलब ये क्या है, NaCl प्लस पानी, इसको ना ब्राइन कहते हैं, ब्राइन। सोडियम आपका नमक और पानी को ना एक ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, प्लस CO2 प्लस क्या है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं अमोनिया, क्या दिखेगा, अमोनिया डाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रक्रिया। अमोनिया सॉल्वे प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें अमोनिया डाल रहे हैं, मतलब आपका नमक है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 है, अमोनिया है। इसका जब रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, सबसे पहले एक नमक ही बनेगा, अब बनेगा अमोनियम क्लोराइड, एक नमक ही बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है यही है बेकिंग सोडा, यही है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यही है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही NaHCO3, NaHCO3 ही है हमारा बेकिंग सोडा, यही है मीठा सोडा, यही है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अच्छा, अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को भी अगर आप गर्म करेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करेंगे, देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो सोडियम कार्बोनेट और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज जब आप केक में बेकिंग सोडा डालते हैं ना, केक में बेकिंग सोडा डालेंगे तो अंदर क्या होता है, अब केक को आप बेकिंग सोडा डाले, केक को गर्म किए, जब केक को आप गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकला, वो गैस ना, वही आप केक देखिएगा तो केक में कैसे कैसे छेदा छेदा रहता है, अगर आप ब्रेड देखिएगा, ब्रेड में ऐसे छोटे छोटे छेदा होते हैं ऐसे से ब्रेड में, ठीक है, ये छोटे छोटे जो छेदा है ना, ये छेदा बन क्यों रहे हैं ब्रेड में, ये छोटे छोटे छेदा, वही क्या हुआ कि जब आप बेकिंग सोडा लिए, बेकिंग सोडा में क्या किए, आप इसको गर्म किए, जब बेकिंग सोडा को आप गर्म किए तो क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, जब कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो वो छेद बना के बाहर निकल जाता है, इसी छेद से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है छेद से, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण वो छेद बनता है, और फिर इसको दबाते हैं वो स्पंजी हो जाता है। स्पंज में क्या रहता है, स्पंज में छोटे छोटे छेद रहते हैं कि दबाते हैं तो वो स्पंज छेद हो जाता है, उसी तरह से इसमें केक में आप देखिए, केक में ब्रेड में ये सब छेद रहता है, और ये छेद कौन कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वही बाहर निकलते समय क्या करता है, वो छेद बना देता है, वो रास्ता बना देता है ना। चलिए ये इधर देखिए, जब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तब यह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। विघटित देखिए, गर्म हो रहा है तो मतलब हम लोग एक पढ़े थे विघटन रिएक्शन, तो एक तरह से ये विघटन रिएक्शन भी है, हम लोग रिएक्शन पढ़े, टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक तरह का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं, बेकिंग सोडा को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, यही आगे जाके क्या बनेगा, आपका वॉशिंग सोडा बनेगा, अभी देखिएगा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, पानी बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है, और यही CO2 गैस क्या बनेगा, ये बाहर निकल कोशिश करेगा, ये छेदा बनाएगा ब्रेड में और छेदा बना के अपना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां कहां होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां कहां होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल देखिए पिछले बार PSC में आया है, तो इस बार इससे नहीं, चलिए बेकिंग सोडा से नहीं आएगा, वॉशिंग सोडा से आ जाएगा, वॉशिंग सोडा से नहीं आएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आ सकता है, तो इस बार इससे आने का चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। इट मेक्स बेकिंग पाउडर, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, देखिए एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में जब हम लोग इमली से जो इमली का जो जूस निकलता है ना, इमली को इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक, टर्मरिक कहते हैं, टर्मरिड कहते हैं इमली को, इमली का जब हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं, इमली का जूस मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बस टर्मरिक बोल रहा हूँ, टेट्रिक, मेरे मुंह से टर्मरिक निकला, टर्मरिक मतलब हल्दी होता है, टेट्रिक एसिड मतलब इमली का एसिड, ठीक है। क्या हो रहा है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टेट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, बताया जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है ना, इज हीटेड विद एंड मिक्स विद वाटर, पानी से मिलाया जाता है तो फॉलोइंग रिएक्शन मिलता है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा को गर्म कर रहे हैं, पहले पानी से मिला रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या पानी से मिलाया जाता है, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं या पानी से मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा उसमें पानी से मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, CO2 गैस हो रहा है और H2O और सोडियम सॉल्ट बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है। तो यही ये जो CO गैस बनता है ना, देखिए जब आप केक बना रहे हैं तो उसमें पानी भी मिलाते हैं, वही पानी मिलाए, इसको गर्म किए, पानी मिलाए गर्म किए, आप CO2 गैस बना, और यही CO2 गैस क्या कर रहा है, वो छेद बना रहा है केक में, उसको स्पंजी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यही चीज बोलना चाह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन
causes the bread or cakes rise and making them soft and spongy. प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड और केक फूल जाते हैं, जिसके कारण वह नरम और स्पंजी हो जाते हैं। नरम और स्पंजी क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड एंड रिड्यूस एसिडिटी। कई बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं बाहर और बहुत सारी चीज खा आ जाते हैं और फिर क्या खट्टी खट्टी डकार आ रही है, ऐसे क्या हो रहा है, एसिडिटी हो जाता है। आप इसको इनो का एड दिखाते हैं तो इनो का एड में यही होता है, ये बेकिंग सोडा ही होता है, जो इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो वही एसिडिटी जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में मिलाकर पी जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो देखिए एसिडिटी, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेस है, ये एसिड बेस मिले आपके पेट में नमक बन गया, नमक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो काम खत्म। ठीक है। तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक बीइंग अल्कलाइन नेचर। मतलब क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के आंतरिक एसिड को बेअसर कर देता है, वही न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल उदासीन कर देगा, है ना। बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा एसिड अग्नि शामक यंत्रों के लिए भी किया जाता है। तो देखिए दूसरा एक तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मूला। दूसरा प्रश्न हो गया कि बेकिंग सोडा का नाम। देखिए इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हमको जो रखना है, बेकिंग सोडा उसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी का नाम है मीठा सोडा, उसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, NaSCO3। दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है कि ये क्या करता है, अगर पूछेगा ऐसा कौन सा चीज है जो केक को स्पंजी करता है, कौन करता है, 4 ऑप्शन देगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या करता है भैया, तो बेकिंग सोडा। दूसरा ऑप्शन होगा कि बेकिंग सोडा जब हम लोग ये पानी में गर्म करते हैं तो ये केक को स्पंजी करने वाला कौन पदार्थ रहता है, बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। एक प्रश्न खत्म। एक आखिरी प्रश्न ये पूछता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, तो पहला भाई एसिडिटी को कम करने के लिए, दूसरा केक को स्पंजी बनाने के लिए, तीसरा आपका क्या अग्निशामक यंत्रों के लिए, अग्निशामक यंत्रों के लिए, है ना। अब हमारा बेकिंग सोडा खत्म हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है, क्या है, वही जिससे आप कपड़े धोते हैं वो एक तरह का वॉशिंग सोडा ही रहता है। पहले वॉशिंग ही धोना है वॉशिंग सोडा, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, लोग इसको भूल जाते हैं, इस चीज को। NaCO3 नहीं होता है, Na2CO3 सिर्फ नहीं होता है, .10H2O लिखना मत भूलिएगा, .10H2O ये फॉर्मूला होता है। Na2CO3 .10H2O होता है वॉशिंग सोडा, है ना। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो NaCO3 होता है ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ये नमक है। वो बेकिंग सोडा नमक नहीं था, बेसिक सोडा क्या था, वो बेकिंग सोडा क्या था, क्षारीय था। बेकिंग सोडा क्षारीय था, ये क्या है, यह एक नमक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है, NaCO3 प्लस 10H2O, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, पुनः क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा NaCO3 .10H2O, है ना। चलिए अब इस कैसे रंग का दिखता है भैया, ये सफेद रंग का दिखता है, सफेद रंग का क्रिस्टल है। ये क्या है, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टल है, ठोस पदार्थ जिसमें जिसके जल के अणु जुड़े रहते हैं, मतलब इसमें वही .10H2O है ना, वह जल के अणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज लेफ्ट इन ओपन, जब हम लोग इसको हवा में छोड़ देते हैं, इट लूजेस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड गेट कन्वर्टेड टू व्हाइट पाउडर ऑफ सोडियम मोनोहाइड्रेट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एफ्लोरेंसेस। क्या होता है, जब वॉशिंग सोडा को हम लोग खुले हवा में छोड़ देंगे, आप क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आप ना आज घर में जो भी आपका ये है क्या कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट, उसको छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा निकाल के, देखिएगा उसके साथ क्या होता है। ठीक है, जब वॉशिंग सोडा को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, यह 9 पानी के अणुओं को खो देता है, क्योंकि 10 पानी के अणु रहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के एक सफेड पाउडर में बदल जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, .10H2O हवा में छोड़ दिया, लेफ्ट इन ओपन एरिया, ये क्या गया NaCO3 .H2O, मतलब क्या हुआ, 9 अणु खो दिया, और ये हो गया, इसी चीज को क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़ लिए। पहले क्या क्या पढ़े हम लोग, भैया वॉशिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा है, इसका क्या कहते हैं, नाम क्या है, NaCO3 .10H2O। ये एक लवण है,
ये क्या काम आता है आपका, इसका काम अभी पढ़ेंगे हम लोग। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट घरेलू उपयोग उद्देश्य के लिए, सफाई के लिए काम किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री। इसका उपयोग कांच की इंडस्ट्री, साबुन, कपड़ा, कागज के उद्योगों में किया जाता है। कांच के उद्योग में कागज, प्रश्न आ सकता है कि कांच के उद्योग में, आपके साबुन के उद्योग में, कपड़ा के उद्योग में बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किसका इस्तेमाल किया जाता है, बता दो जल्दी से। ठीक है, इसका उपयोग पानी को स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, देखिए आप लोग अगर ये मध्य छत्तीसगढ़ में रहते होंगे, चाहे आप रायपुर में रह रहे हैं, बिलासपुर में रह रहे हैं, जांजगीर चांपा में रह रहे हैं, इस साइड अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के, कल मैं आपको बताया था, कल के क्लास में क्या बताया था कि कहां कहां पाया जाता है आपका, कहां कहां पाया जाता है आपका ये कोयला, कल बताया था। ये सरगुजा है, ये आपका बिलासपुर है, ये रायपुर है, और यहां यहां कोयला पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पाया जाता है लाइम स्टोन। अगर जहां जहां लाइम स्टोन पाया जाता है, ये वाला एरिया पूरा, बड़ौदा बाजार वाला एरिया, रायपुर वाला एरिया, दुर्ग वाला एरिया, बिलासपुर वाला एरिया, जांजगीर चांपा वाला एरिया, ये सब एरिया में पाया जाता है ज्यादातर लाइम स्टोन। इसलिए जितने भी सीमेंट फैक्ट्री है सब इधर ही है। लाइम स्टोन में क्या रहता है, लाइम स्टोन में क्या रहता है आपका, कैल्शियम रहता है। और कैल्शियम ना पानी को कठोर बना देता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आपका, अगर आप नल खोलेंगे, नल के ऊपर ऊपर सफेद एक परत बने रहता है। अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी के चारों ओर एक सफेद परत रहता है। ये क्या रहता है, ये सब नमक रहता है, जो कैल्शियम के नमक रहते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि बिलासपुर में जाके मेरे बाल झड़ गए। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है वह कठोर पानी है, वो आपके बाल में जाके, आप बाल धोए, बाल में पूरा नमक जमा हुआ है और वो नमक आपके बाल को झड़ा रहा है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि जो बिलासपुर का पानी है, ये रायपुर का पानी बहुत खराब है। लोग सरगुजा से आते हैं, लोग बस्तर से आते हैं, यहाँ पे मस्त पानी में क्या पाया जाता है, यहाँ पे लोहा पाया जाता है, क्योंकि कोल पाया जाता है, कोयला। तो कोयला में क्या रहता है, और आयरन भी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आयरन पाया जाता है। तो यहाँ का पानी एक नंबर रहता है, यहाँ के पानी से बाल बिल्कुल नहीं झड़ेगा। लेकिन जैसे बच्चे सीजीपीसी की तैयारी करने रायपुर और बिलासपुर आते हैं, उन लोग टकले होकर वापस जाते हैं। क्यों टकले होकर वापस जाते हैं? क्यों? क्योंकि इस पानी में क्या है, इस पानी में है नमक। वो पानी को बना देता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर ठोस पानी बना देता है, वो हार्ड वाटर बना देता है ना, कठोर पानी बना देता है। अब यही कठोर पानी क्या करता है, इसी से आप बाल धोते हैं और आपका बाल झड़ता है। इसीलिए अगर आपको बाल झड़ने का उपाय चाहिए, वैसे मैं खुद टकलू हूं, लेकिन अगर आपको बाल झड़ने का उपाय चाहिए तो है कि इस पानी से मत धोइए। आप क्या कीजिए कि जो ये पानी को पहले गर्म कर लीजिए, गर्म करके पानी को से धोइए, तो आपका बाल नहीं झड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कुल मिलाकर को ये समझाना इसलिए था कि ठोस पानी, ये क्या होता है, जो पानी में स्थायी कठोरता है ना, उसको दूर करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं भाई, बेकिंग, आप क्या कर दीजिए, वॉशिंग सोडा डाल दीजिए पानी में, फिर नहाइए। मत कीजिएगा, बाल झड़ जाएगा तो मेरे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो ये जो पानी की कठोरता है, पानी में कठोरता क्यों आती है, नमक रहता है पानी में, पानी में घुला हुआ नमक रहता है ना, और उस घुला हुआ नमक के कारण आप क्या होता है, आप अगर देखिएगा, जैसे अगर आप वो कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, तो आप साबुन किससे जा रहे हैं, लेकिन साबुन में झाग निकल ही रहा है, क्योंकि पानी कठोर है, कठोर पानी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे वैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही बोल रहे हैं ना, सही बोला ना मैं, आशीष जी? पूरा बाल झड़ जाता है यार, यहाँ पे मेरा भी बहुत झड़ रहा है। ठीक है, प्लास्टर और पेरिस, ठीक है, प्लास्टर और पेरिस केमिकली, देखिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वही प्लास्टर, घर में जो प्लास्टर लगाते हैं वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है इसका नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है इसका फॉर्मूला आ सकता है, ये है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता क्या है, एक चीज होता है जिप्सम। क्या होता है जिप्सम? जिप्सम को, ये होता है जिप्सम CaSO4.2H2O। जब आप इसको आपको इसका टेम्परेचर भी याद करना, क्योंकि आता है 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, या 100 डिग्री या 373 केल्विन में, दोनों बात एक ही है। 100 डिग्री या 373 केल्विन में अगर आप इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, ये आपको ये फॉर्मूला ये भी याद करना, ये ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आ चुका है इसलिए। आप जब जिप्सम को CaSO4.2H2O को क्या 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, है ना, 373 केल्विन में गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट
H2O, और यही चीज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी चीज से क्या बनता है, आप जैसे अभी आप दिवाली में आप कुछ कुछ सामग्री खरीदे होंगे, सुंदर वाला सामग्री, ठीक है, मटके उठके बनते हैं इसी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, है ना, बहुत सारी चीज बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो कैसे बनता है, जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री में गर्म करेंगे तो C और SO4 डॉट हाफ H2O बनता है, यहाँ पे 2H2O था, इसको हाफ कर देंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर और पेरिस बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लास्टर और पेरिस किस रंग का रहता है, यह एक सफेद पाउडर रहता है। क्या रहता है, दिस इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस वंस अगेन टू जिप्सम। मतलब देखिए यहाँ पे क्या था, 2H2O था, पानी था ना, इसको गर्म करके पानी ही उबल गया, हाफ H2O हो गया, फिर पानी मिला दिया इसमें, फिर पानी मिला दिया, जिप्सम बन गया, है ना। प्लास्टर और पेरिस एक सफेद पाउडर होता है, इसे पानी के साथ मिश्रित होने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है तथा एक कठोर पदार्थ बन जाता है। ये क्या है, एक कठोर पदार्थ है, और यही कठोर पदार्थ से हम लोग क्या बनाते हैं घर में, आपके घर में प्लास्टर नहीं बोलते, प्लास्टर हो रहा है तो यही कर रहे हैं आप, प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हाफ H2O था, इसमें पानी मिला दिए, फिर ये 2H2O बन गया, फिर ये जिप्सम बन गया, है ना। अब प्लास्टर और पेरिस का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्लास्टर इट इज यूज, आपका हाथ टूट जाता है, आप मूवी देखेंगे 3 इडियट में, उसका हाथ टूट जाता है, लिखता है भिंडी 20 रुपए किलो, ठीक है, तो क्या सरमन जोशी का, तो वो क्या होता है, 3 इडियट था ना वो, हाँ 3 इडियट था, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो हाथ टूटा है जिसका, तो इट इज यूज बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। क्या होता है, डॉक्टर का यह उपयोग डॉक्टर में टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति पर रखने के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड आइडियल्स, जो आपके जो मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां और खिलौने, या इसका उपयोग मूर्ति और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। जो मूर्तियां खिलौने बनती है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, उसको आप तोड़िएगा तो देखिएगा सफेद सफेद जैसा दिखता है। इट इज यूज टू मेक कास्ट एंड मॉडल्स, ये कास्ट और मॉडल्स बनाने का काम आता है। ये क्या कास्ट और मॉडल्स, देखिए आप कौन सा आर्ट है, गढ़वा शिल्पकला, गढ़वा शिल्पकला, उसमें कई बार प्लास्टर और पेरिस का भी इस्तेमाल होता है। जो गढ़वा आर्ट है उसमें प्लास्टर और पेरिस का इस्तेमाल होता है। मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये कास्ट और मॉडल क्या चीज है। समझ लीजिए आपको बनाना है एक कटोरी बनाना है, तो आप क्या किए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट जैसा रहता है, पहले आप सीमेंट का एक कटोरी डाले इस, और आपको बनाना है समझिए लोहे का नहीं, स्टील का कटोरी बनाना है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर इसमें पिघला वो स्टील डाल दिए, तो स्टील क्या हुआ, स्टील मस्त पिघल के कोने कोने में जम गया, है ना। और क्या हो गया, और फिर क्या हुआ कि जब पिघला हुआ स्टील था इसमें डाले, स्टील जम गया, है ना। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप हथौड़ा से मार के तोड़ दिए और आपका स्टील की कटोरी मस्त बाहर आ गई, ठीक है। तो यही होगा, ये क्या क्या बनाने का काम आता है, ये कास्ट और मॉडल। कास्ट वही होता है, ये जो चीज था ना, ये इसको कास्टिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ, और बचा हुआ है, ये चौक बनाने के काम आता है। क्या बनाने का काम आता है, जो आप चौक से लिखते हैं, आजकल तो चौक के प्रचलन खत्म हो जा रहा है जब से ये बोर्ड आया है हमारा, है ना। ये चौक बनाने के काम आता है ना। ये और क्या क्या बनाने का आता है, देखिए जो गणेश जी का मूर्ति बनता है ना, जो गणेश जी का मूर्ति बनता है, जो माता का मूर्ति बनता है, वो भी प्लास्टर पेरिस का बनता है। जो मूर्ति बनता है ना, वो मूर्ति गणेश जी का, वो सब चीज का, वो भी प्लास्टर पेरिस का बनता है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ ये मूर्ति क्या करता है, ये हम लोग पानी में विसर्जन कर देते हैं, और ये क्या कर देता है, ये चीजों को खराब कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे इसका मूर्ति बनाना बंद कर रहे हैं और हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाना चालू कर रहे हैं। अब आ गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या आ गया, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम लोग केमिकल फॉर्मूला याद करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला खतरनाक है थोड़ा सा, लेकिन याद कीजिए, CaOCl2। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा रहता है, आप खरीद भी सकते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2। अब ये इसका एक और नाम है, क्या नाम है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज क्लोराइड ऑफ लाइम। चूने, इसको क्या कहते हैं, चूने का क्लोराइड कहा जाता है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई साल्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस किसमें, साल्ट लाइम में डालते हैं। अब साल्ट लाइम भी एक पदार्थ रहता है, CaOH को हम लोग साल्ट लाइम कहते हैं, याद रखिएगा, CaOH होल टॉइस को हम लोग साल्ट लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग साल्ट लाइम कहते हैं। इस साल्ट लाइम में क्या डालेंगे हम लोग डाल रहे हैं क्लोरीन। हम लोग क्या डाल रहे हैं, इस साल्ट लाइम में हम लोग क्लोरीन डाल रहे हैं, तो CaOCl2 बन जा रहा है और पानी बन रहा है। मतलब साल्ट लाइम या CaOH होल टॉइस में जब हम लोग क्लोरीन डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसी को कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कहिएगा आप ब्लीचिंग पाउडर, या कहिएगा क्लोराइड ऑफ लाइम कहिएगा। ठीक है, अब इसका रंग क्या होता है भैया? इसका रंग भी ये क्या होता है? सफेद रहता है। क्या होता है? इट इज अ व्हाइट पाउडर हैविंग अ येलोइश टिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्या रहता है? यह एक सफेद पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध रहती है, साथ ही पीले रंग भी होता है, मतलब पीले रंग का हल्का सा पीला पीला दिखता है, पीले पीले पीला, मतलब एकदम सफेद नहीं होगा, हल्का सा पीला पीला भी दिखेगा। ठीक है ना? खुले में छोड़ देने पर यह क्या होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ देता है। अब अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को खुले में छोड़ दीजिएगा, CaOCl2 को खुले में छोड़ देगा, तो क्या वो CO2 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ये फिर CaCO3 बना देगा, ये CaCO3 बनेगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। याद रखिएगा, जहां जहां भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, वहां वो जहां जहां भी क्लोरीन रहता है, क्लोरीन कुल मिला के ना पानी को साफ करने का काम आता है। क्लोरीन को कुल मिला के पानी को साफ करने का काम आता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां का होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू क्लोरीन गैस रिलीज बाय ब्लीचिंग पाउडर। क्या? कपड़ा उपयोग में कपास को विरंग करने के लिए, विरंजन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, ये क्यों होता है? ब्लीचिंग पाउडर से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होता है। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग क्या? वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प मतलब, वुड पल्प क्या होता है? आपका कागज के कारखाने में लकड़ी के गूदे को विरंजन करने के लिए। फॉर डिसइंस्पेक्टिंग वाटर, मतलब वही जो पानी में जो आपके जर्म्स रहते हैं ना, जो आपके कीटाणु रहते हैं, उस कीटाणु को मारने के। जहां जहां क्लोरीन रहेगा भैया, क्लोरीन क्या करेगा? आप देखिएगा कि आपका जो वो आता है, पानी आता है किसका? नगर पालिका पानी, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कीटाणु हैं सब मर जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर डालने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हम लोग को कॉन्सेप्ट सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट ये आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं एक मेटल ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आपको बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपको छोड़ चुका हूं। इसके बाद ये लास्ट में इसको पढ़ेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट कहां गया भैया? आजा, रुकिए। उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कि अयस्क सीधे सीधे एक नंबर का उठा के क्वेश्चन पूछता है और आपको रटना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्या पूछेगा भैया? ये है आपका अयस्क। क्या? अयस्क मतलब ओर, ये है आपका ओर। ठीक है, कौन कौन किसका ओर है सीधे उठा के क्वेश्चन पूछता है, आपको रटना पड़ेगा। एल्युमिनियम अगर ये अयस्क इसका क्या है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। ठीक है, कॉपर कहां से मिलता है? किस अयस्क से मिलता है? क्यूपराइट। ये तो नाम से देखिए, एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये तो आप पढ़े ही होंगे, आप पता ना जसपुर साइड में बॉक्साइट मिलता है, जसपुर वाले एरिया में, जसपुर मैनपाट में बॉक्साइट मिलता है ना, इसलिए वहां पे बाल्को है, भारत एल्युमिनियम स्टील लिमिटेड, है ना, बाल्को है, सॉरी वहां पे क्या है? बाल्को है, BALCO, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बाल्को, है ना, वहां पे बाल्को है। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाता है? एल्युमिनियम बनाता है। कहां पे मिलता है बॉक्साइट? कहां मिलता है आपको? कहां मिलेगा? मेन पार्ट वाले एरिया में, जसपुर एरिया में। तो बॉक्साइट से क्या मिलता है हम लोग? बॉक्साइट से हमको मिलता है एल्युमिनियम। कॉपर कहीं तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है ना। कॉपर कहां से मिलता है? कौन से अयस्क से मिलता है कॉपर? क्यूपराइट। लोहा किसे मिलता है? 4 अयस्क है, लेकिन मेन है मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, है ना, ये 2 है। हमने छत्तीसगढ़ में हीमेटाइट मिलता है। तो कॉपर का, आयरन का अयस्क क्या है? लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। कॉपर और किसे किसे मिलता है? कॉपर प्रोवाइड पायराइट है इसका अयस्क। एक क्या है? कॉपर ग्लैंस। ये दोनों अयस्क है। देखिए, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि भैया कॉपर पायराइट किस से कौन सा धातु निकलता है। क्यों? क्योंकि नाम ही है कॉपर, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कॉपर ग्लैंड से कौन सा निकलता है? क्योंकि नाम में ही कॉपर है, तो आप तो मार देंगे। ऐसा आपको लॉलीपॉप का क्वेश्चन देगा नहीं। आपको क्वेश्चन क्या देगा बताऊं? आपको देगा कि गैलीना, ये बता बाबू गैलीना से क्या निकलता है। तो गैलीना जो है, जो गैलीना GALENA, गैलीना से क्या निकलता है? लेड निकलता है। गैलीना से क्या निकलता है? तो गैलीना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क गैलीना है। फिर क्या है? सिनाबार। ये भी देखिए, जो अटपटांग नाम है, दूर दूर तक नहीं लग रहा कि आपका सीना पारा निकलेगा सिनाबार से।
मरकरी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो अटपटे नाम है उस वैसे अटपटे नाम का एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सीना बार से क्या निकलता है, आपका मरकरी निकलता है, मरकरी निकलता है। आप देखिए लाइमस्टोन से कैल्शियम निकलता है, आपको पता है लाइमस्टोन कहां पाया जाता है, उससे कैल्शियम निकलता है ना, कैल्शियम। देखिए एक है कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन से क्या निकलता है, कैलामाइन से निकलता है जिंक। ये आप टेबल आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि भैया कैलामाइन है तो उसका कैलामाइन जो उससे क्या निकल रहा है, कौन सा धातु निकल रहा है, जिंक निकल रहा है। ठीक है, रॉक सॉल्ट से क्या निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है ना। एक है कैलामेलाइट, कैमालाइट, CAMALLIT, कैमालाइट, कैमालाइट से क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम निकल रहा है ना। फ्लोरस्पार से क्या निकल रहा है, कैल्शियम निकल रहा है। तो हम लोग को ये सारे आईएस का टेबल है, मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूं, ये आपको पीडीएफ में ये सारे आईएस का एक टेबल बना के रखा हुआ हूं मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप इस टेबल को पढ़िए अच्छे से और इसको आप याद करके जाइए, पक्का का पक्का एक क्वेश्चन इसे पूछता है सीधे सीधे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या पूछेगा कि इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट किसका है, इससे क्या निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है। ठीक है, जिप्सम से अभी हम लोग पढ़े जिप्सम, ठीक है, जिप्सम से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा। ठीक है, हॉर्न सिल्वर से क्या निकलेगा, सिल्वर निकलेगा। तो ये आपको इसके आईएस और इसके इससे क्या धातु, उस आईएस से क्या धातु निकल रहा है वो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद एक और चीज है, एक और चीज मेरे को आपको पढ़ाना है, ये है एलॉय, है ना। कौन कौन से एलॉय से, एलॉय क्या होता है, दो वस्तु को हम लोग मिलाते हैं। समझ लीजिए एक हुआ कॉपर, एक हुआ ब्रास, एक हुआ कॉपर और एक हुआ जिंक, इन दोनों को मिला दिए तो बन गया ब्रास। ठीक है, ये होता है एलॉय। जब दो वस्तु को मिलाते हैं, है ना, दो वस्तुओं को मिला के जो एक नया मेटल बनता है, वो क्या एक नया धातु बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं एलॉय, है ना। एलॉय क्या होता है, एलॉय सीधे सीधे पूछता है कि कौन कौन किसका एलॉय है, ये सीधे से साफ साफ क्वेश्चन। देखिए ये सब चीज ना रटने वाला चीज, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब चीज आपको बस रटना है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। एक टेबल को बार बार आप उठाइए और रटिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, एलॉय, है ना, एलॉय इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। एलॉय होता है या मिश्र धातु, क्या कहेगा इसको, मिश्र धातु। क्या होता है मिश्र धातु, एलॉय या मिश्र धातु, वही दो धातु को मिलाकर जो एक नया धातु बनता है, जो दो धातु को मिलाकर एक नया धातु बनता है, वही होता है आपका एलॉय या मिश्र धातु, है ना, है ना। चलिए अब सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रास, देखिए ब्रास हो या ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो या ब्रॉन्ज हो, दोनों क्या है, एक मिश्र धातु है। ब्रास या ब्रॉन्ज दोनों क्या है, मिश्र धातु है। अब किसका मिश्र धातु है ये, पहले किसका होगा, कॉपर और जिंक। मेन आपको याद करना है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक क्या है, ब्रास या पीतल। हिंदी में हम लोग ब्रास क्या कहते हैं, ब्रास, या इसको आप कह दीजिए पीतल। पीतल, पीतल किससे बना भैया, कॉपर से और जिंक से। पीतल किससे बना है, कॉपर से और जिंक से। अब पीतल, अब दूसरा क्या हुआ, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बना है, ब्रॉन्ज किससे बना है, ब्रॉन्ज स्टैचू सुने होंगे आप, ब्रॉन्ज स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू सुने होंगे, नहीं सुने आप, ब्रॉन्ज एज सुने होंगे। ब्रॉन्ज एज क्या है, कांस्य एज या ब्रॉन्ज एज, इंडस वाली सिविलाइजेशन को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज या कांस्य, कांस्य। ठीक है, ब्रास किससे बनता है, ब्रास, पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक। कांस्य किससे बनेगा, कॉपर और टिन। कॉपर और जिंक से पीतल, कॉपर और टिन से आपका ब्रॉन्ज या कांस्य। एक होता है जर्मन सिल्वर, इसका हिंदी में भी नाम जर्मन सिल्वर ही है। देखिए नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं रहेगा, चांदी नहीं रहेगा दूर दूर तक। कॉपर और जिंक और निकल से, कॉपर से, जिंक से आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इतना क्या किसे किसे बनता है। इससे इससे और उससे एक क्वेश्चन घुमा के फिरा के मस्त पूछता है वो आपको, और क्योंकि वो आपने देखिए जो आपके व्यापम रहते हैं ना, व्यापम आपकी जितना आपका टैलेंट वो नहीं पूछता है कि आपका सोचने समझने की शक्ति ज्यादा, वो आपके रटने की शक्ति पर बिलीव करता है कि आप कितना चीजों को रट सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ सोचने समझने की चीज ही नहीं है, इसमें चीजों को रटना है, तो इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को व्यापम कम पूछते हैं, क्योंकि वो मैथ्स में पूछ ही रहा है, अगर आपसे मैथ्स पूछ रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग जान ही रहा है, इसमें आपके रटने की शक्ति पूछ रहा है वो, तो ये इससे, या तो फिर अभी मैं आपको आईएस पाया है उससे बहुत क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं, कॉपर, ब्रास किससे बनता है, पीतल किससे बनता है, पीतल बनता है कॉपर
और जिंक से, है ना। कांस्य से किससे बनता है? कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर, नाम है जर्मन, जर्मन चांदी, लेकिन लगेगा सिल्वर चांदी होगा, लेकिन चांदी नहीं इसमें, कॉपर, जिंक और निकल है। मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम ये क्या बनता है? मैग्नीज से, है ना, और एल्युमिनियम से। बेल मेटल, बेल मेटल वही जो घंटा वाला मेटल रहता है, घंटी बजता है जैसे टन टन टन, घंटी मेटल बनता है, वह भी कॉपर, है ना, टिन से बनता है। कॉपर और टिन से बेल मेटल, देखिए कॉपर और टिन से वो भी बनता है, कांच से भी बनता है, और कॉपर और टिन से बेल मेटल भी बनता है, बस इसका मात्रा, परसेंटेज मात्रा चेंज कर देगा तो वो ब्रॉन्ज हो जाएगा, परसेंटेज मात्रा चेंज करेगा तो बेल मेटल मिल जाएगा। बेल मेटल वही जो घंटी बनता है ना, घंटी मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो होता है बेल मेटल, वो भी किससे बनता है? कॉपर से और टिन से। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल में क्या होगा? आप ब्रास और ब्रॉन्ज को मिला दीजिए, गन मेटल बन जाता है। ब्रास मतलब पीतल, और आपका कांस्य को मिला देंगे, कॉपर, जिंक और टिन, तीनों से क्या बनता है? गन मेटल। ये सब पूछने का, ये सब बार बार उड़ उड़ के क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होता है, याद करना ही पड़ेगा, कुछ ही कर सकते हैं आप। शोल्डर, शोल्डर, आप शोल्डरिंग पढ़े होंगे कि यार क्या शोल्डरिंग हो रहा है, घर का शोल्डरिंग हो रहा है। ज्यादातर कब होता है? आपका जो घर में स्विच है ना, उसमें स्विच का जो तार को चिपकाते हैं उसको शोल्डरिंग से चिपकाते हैं, तो वो किससे बनता है? टिन से और लेड से। टिन से और लेड से क्या होता है? शोल्डर अलॉय बनता है। डुरेलियम, डुरेलियम एल्यूमिनियम का अलॉय है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और क्या है आपका? मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील, स्टील जो घर में आपके बर्तन है ना, जो घर में आपके बर्तन है वो किससे बनता है? घर में आपके बर्तन है उसमें क्या क्या रहता है आपका? क्या रहता है? मेन, सबसे मेन रहता है लोहा, लोहा रहता है, फिर क्रोमियम रहता है, निकल रहता है, थोड़ा थोड़ा कॉपर रहता है, और सबसे मेन आदमी जो इसमें रहता है वो लोहा होता है। मतलब अगर आप लोहा में दो चीज याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील, जो घर में स्टील है ना आपका, स्टेनलेस स्टील वो लोहा से बना है, और उसमें हम लोग डाल दिए क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम क्यों डालते हैं? क्रोमियम के पास एक ऐसा, क्योंकि आपको घर के बर्तन को धोना है ना, घर के बर्तन को धोना है, क्रोमियम के पास एक ऐसी शक्ति रहती है कि उसमें कभी भी जंग नहीं लगने देता है लोहे में, ठीक है, इसलिए उससे किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? लोहे से, लोहे से और किससे? क्रोमियम से, लोहे से और क्रोमियम से। आखिरी है एल निको, नाम ही है, एल से एल्युमिनियम, एन से निकल, एल निको, ठीक है, एल निको। अब ये सब काम भी है, जैसे एल निको का मैग्नेट बनाने का काम आता है। स्टेनलेस स्टील का काम आता है? स्टेनलेस स्टील वही जो लोहा में आप क्रोमियम डाल देते हैं, घर का बर्तन, घर के बर्तन काम आता है, घर के बर्तन काम आता है, ठीक है। जो डुरेलियम है ये एरोप्लेन आपका, जो देखिए एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो हल्का भी है और ताकतवर भी है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग एरोप्लेन बना रहे हैं तो हमको ताकतवर भी चाहिए और हल्का भी चाहिए, मस्त आराम से उड़ पाए, तो डुरेलियम एक ऐसा अलॉय है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, जिससे क्या बनता है? हम लोग का एरोप्लेन बनता है, जिससे हम लोग का एरोप्लेन बनता है। शोल्डर क्या बोला? शोल्डर एक बार फिर से देखते हैं। शोल्डर अलॉय के साथ इस्तेमाल होता है, शोल्डर अलॉय में हम लोग के साथ होता है टिन का और लीड का। क्या होता है? घर का जो बिजली का कनेक्शन होता है ना, जो आपका बिजली का कनेक्शन होता है, आपका जो मोबाइल में देखिएगा, मोबाइल में कनेक्शन होता है, मोबाइल में छोटे छोटे तार लगे रहते हैं, उसको जो जोड़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर में जो छोटे छोटे तार जोड़ते हैं सब शोल्डर से जोड़ते हैं। क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग मेटल वायर्स, है ना, मेटल वायर को जोड़ने के लिए। गन मेटल, गन मेटल का इस्तेमाल होता है कुछ कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल का है, इंजीनियरिंग का कुछ कुछ मटेरियल रहता है, आप नहीं समझेंगे, उसको बनाने के लिए। गन मेटल किससे बनता है? कॉपर से, कॉपर से, जिंक से, कॉपर से, जिंक से और टिन से, वो बनता है गन मेटल। अब क्या बन गया? बेल मेटल, घंटी वाला मेटल, घंटी वाला मेटल कि कॉपर से और टिन से, घंटी वाला मेटल, ये घंटी बनाने काम आता है, ठीक है, घंटी फॉर मेकिंग बेल्स, देखिए घंटी, है ना। और क्या है? मैग्नीशियम, ये भी एल्युमिनियम का वो है मिश्र धातु, मैग्नीज से और एल्युमिनियम से बनता है ना, कुछ वही एयरक्राफ्ट के कुछ कुछ काम आता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर काहे के लिए काम आता है? सिक्का बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए काम आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? इसमें सिल्वर नहीं याद रखिएगा, कॉपर और क्या है? जिंक और निकल है। आपको बताया मैं कांच से, कांच से एज, कांच से एज, क्या सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें क्या था? कॉपर था और टिन था। ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक, इतना तो आपको भैया कंठस्थ याद होना चाहिए, कंठस्थ याद, ठीक है। और भी बहुत है लेकिन इतना आपके खून में बजाना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया आपको? चीजें घुसी दिमाग में? बताइएगा। चलिए अब हम लोग आखिरी टॉपिक बचा है हमारे केमिस्ट्री का। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री देखिए 473 पेज है केमिस्ट्री का। आपके पास केमिस्ट्री का मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं, है ना, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे बाहर मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मेरी बात में बिल्कुल मत मानिए, आप जाइए जाके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ये पीडीएफ पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मैं खुद ये पीडीएफ कैसे बनाया मैं आपको खुद बता रहा हूं। मैं सीधे आपके सीजीबीएसई का साइंस का बुक लिया, उसको उठाया, उसको पढ़ा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लिया वो छापा, फिर मैं क्या किया, फिर मैं
प्रीवियस ईयर सारा रेलवे का क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन जो साइंस में आ चुका है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन जो साइंस में आ गया, सबको पढ़ा, सबको जो जो मेरे को लगा सबको छापा और वही बना दिया। वही वही आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी देता हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया आपका ये कि हम लोग भैया, हम लोग, ये भी आपका 10वीं की किताब में दिया हुआ है और इसे एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं जोड़ दिया हूं। वैसे आपका सीबीएसई इसमें, सीजीपीएससी में कभी नहीं आया, सीजीपीएससी व्यापक में नहीं आया, लेकिन आरआरबी में क्वेश्चन आ रहा है। क्या बता, आरआरबी का क्वेश्चन आप उठा के आपको दे दे, है ना। एक होता है साबुन और एक होता है डिटर्जेंट। एक होता है साबुन, एक होता है डिटर्जेंट। बायोलॉजी की क्लास आप भी पढ़ा, आप ही पढ़ा दीजिए। बायोलॉजी में पढ़ा सकता हूं आशीष जी, थोड़ा सा बायोलॉजी में देखता हूं, अगर मेरे को समय मिल पाए तो मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगा, देखता हूं मैं, क्योंकि समय नहीं है मेरे को ना, दूसरा भी क्लास लेना रहता है, मेरा 2 क्लास ऑलरेडी शेड्यूल रहता है, ये 3 क्लास हो जाता है। टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा बायोलॉजी भी। ठीक है, देखिए सोप और डिटर्जेंट मतलब साबुन और आपका डिटर्जेंट कैसे कैसे जब चीजें गंदा हो जाती हैं तो उसको हम साफ कैसे करते हैं, वो कैसे काम करता है, साबुन कैसे बनता है, अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोप क्या है, सोप क्या है, एक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। क्या है सोप, साबुन लंबी श्रृंखला, किसकी श्रृंखला है, किसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, है ना। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सोप, सोप लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम क्या है, लवण है। ठीक है, एक एग्जांपल एक वो लेते हैं, सोडियम का अगर मैं लिखूं C17H35COO, ये क्या है, ये आपका साबुन है, ये साबुन का फॉर्मूला है। मतलब क्या है, एक लंबी श्रृंखला, देखिए C17H35, इतनी लंबी श्रृंखला है। किसकी लंबी श्रृंखला है आपका, चाहे वो सोडियम होगा, सोडियम या पोटेशियम, है ना, सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम पोटेशियम लवण का लंबी श्रृंखला है। ये देखिए क्या है, ये सोप क्या है, सोप साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम या पोटेशियम का एक लवण है, मतलब सोप एक तरह का लवण है। ये होता है फॉर्मूला सोप का, ये मैं लिख दिया फॉर्मूला। इसको कहते हैं सोडियम स्टीयरेट कहते हैं, इस फॉर्मूला को कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट यही है आपका साबुन, जो साबुन आप रोज सुबह उठ के धोते हो ना, अपना कपड़ा धोते हुए जो धोते हो, ये यही है वो साबुन। ठीक है ना। सोप क्या रहता है, अभी मैं आपको बताया, सोप जो इफेक्टिव रहता है, वो प्रभावी होता है, वो मृदु पानी मतलब सॉफ्ट वाटर में प्रभावी रहता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें नमक उमक जो रहता है वो हार्ड वाटर, उसमें प्रभावी नहीं होता है। इसीलिए आप, अगर आप रायपुर क्लास में रह रहे हैं तो आप ले साबुन लगाए जा रहे हैं, आपका कपड़ा साफ ही नहीं हो पा रहा है, झाग ही निकल रहा है। क्यों, क्योंकि आप जिस जगह में रहते हैं वहां पे हार्ड वाटर आता है ना, कठोर पानी आता है, वो कठोर पानी उसमें सोप काम ही नहीं कर पाता है ना। अब एक हो गया सोप, दूसरा क्या हो गया, देखिए सोप किसका ये सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट, सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड। वो क्या था, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट था, ये क्या है, अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट है। क्या है ये, अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट है। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो C12H25SO4 माइनस Na+, है ना। ये पूरा, ये क्या है आपका, ये क्या है C2H2SO, ये पूरा क्या है, ये आपका फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कहां से पूछता है, प्रश्न पूछता है कि ये आपका जो साबुन है वो है क्या, वो क्या है, एक तरह का लवण है। किसका लवण है, लंबी चेन, किसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की एक लंबी चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सोडियम और पोटेशियम चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एक है। और ये किसकी है लंबी चेन, अमोनिया और सल्फोनेट की एक लंबी चेन है ना। जो डिटर्जेंट है, देखिए जो आपका साबुन है वो सिर्फ मृदु पानी, वो सॉफ्ट वाटर में ही इस्तेमाल होता है, हार्ड वाटर में आप साबुन रगड़ते नहीं, झाग आएगा नहीं। लेकिन डिटर्जेंट दोनों में काम आता है आपका, चाहे मृदु पानी चाहे वो कठोर पानी है, आप डिटर्जेंट से धोइए, आप घर में आराम से धो पाएंगे कपड़े को, लेकिन आप साबुन से धोएंगे आपका नहीं धुलेगा कपड़े अच्छे से, है ना। अब देखिए सोप बना किससे रहता है, साबुन के अणु में होता क्या है, साबुन के अणु में दो चीज रहता है, एक होता है आयनिक पार्ट, एक क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, जो होता है हाइड्रोफिलिक, फिल मतलब होता है प्यार, फिल क्या होता है, प्यार,
ठीक है। एक होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं। फिल होता है, फिल मतलब होता है प्यार, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि बिब्लोफिल, BIBLOPHIL, मतलब क्या है? बिब मतलब होता है बुक, बुक बुक से प्यार करने वाला, तो होगा बिब्लोफिल, ठीक है। और फोबिया, फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है डर, ठीक है। होमोफोबिया होता है ना, जेनोफोबिया होता है ना, ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। फोबिया मतलब होता है डर, है ना। तो देखिए क्या है, एक सोप के मॉलिक्यूल्स में, सोप के अणु में क्या होता है, एक होता है आयनिक, जो होता है हाइड्रोफिल, हाइड्रो मतलब होता है पानी, पानी को प्यार करने वाला। एक सोप में क्या रहता है, दो दो भाग रहता है। एक ये देखिए, एक हाइड्रोफिलिक एंड रहता है, ये वाला जिसमें मुंडी बना रहता है, इसको पानी से बहुत प्यार रहता है, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, जिसको पानी से नफरत होता है, जिसको क्या रहता है, पानी से नफरत होता है। और वो एक लंबा चेन रहता है। ये जो चेन है ना, वो जो आप पढ़े ना C17, है ना, H34, ये जो पढ़े थे, ये जो पढ़े थे C17 H35, सॉरी 35 था, 35, ये था, ये था आपका हाइड्रोफोबिक है। इसको पानी से नफरत रहता है, इसको, है ना, इसको पानी से नफरत रहता है। और ये जो वाला पार्ट था, ये वाला COONA, इसको पानी से बहुत प्यार रहता है ना, इसको पानी से बहुत प्यार रहता है। अब क्या होता है, देखिए अब क्या होगा, मैं आपको बता दिखाता हूं क्या होगा कि सोप भाई सफाई कैसे करता है। जो जितने भी अधिकांश जो सोप हम लोग के कपड़े में जो गंदगी लगी रहती है, जो हम लोग कपड़े, मेरे कपड़े में कहीं गंदगी है नहीं दिख रही है, गंदगी नहीं तो दिखा देता मैं। जो ज्यादातर गंदगी रहती है वो ऑयली नेचर की रहती है, वो क्या रहता है, वो तेली प्रकृति की रहती है। जो ज्यादातर अधिकांश जो गंदगी रहती है वो क्या रहती है, तेली प्रकृति की रहती है। एंड हाइड्रोफोबिक मतलब क्या रहता है, उसको पानी से नफरत रहता है ना, क्या रहता है। और हाइड्रोफोबिक छोर हाइड्रोफोबिक एंड रहता है अटैच इटसेल्फ विद द डर्ट, मतलब जो हम लोग का ये हाइड्रोफोबिक छोर है, ये वाला जो छोर है, ये वाला छोर, ये वाला छोर, यही क्या करता है, जो तेली प्रकृति को वाला जो रहता है हाइड्रोफोबिक, ये वाला छोर, ये क्या करता है, ये तेली प्रकृति वाली चीज को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, ऐसा रहता है, ये देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो ये आपका आएगा हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है। और ये वाला जो एंड है, ये वाला कौन सा एंड है, जिसको तेल से प्यार है, जो डर से प्यार है। तो एक तरफ से पानी पकड़ा हुआ है और एक तरफ से तेल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही साबुन का क्या है आपका मॉलिक्यूल है, एक तरफ से पानी दिख रहा हूं मैं, हाँ, एक तरफ से पानी पकड़ा हुआ है और एक तरफ से तेल पकड़ा हुआ है। और क्या होगा, दोनों पकड़ के ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा और बह जाएगा, बह जाएगा और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। कपड़े में क्या हुआ, ये कपड़ा था, आप इसमें पानी डाले, साबुन डाले, तो क्या हुआ, एक तरफ से वो पानी को पकड़ लिया, एक तरफ साबुन को पकड़ लिया, आप फिर पानी को धो दिए, तो पानी साबुन को पकड़ के वो अपना मस्त निकल के बाहर, है ना। तो वही चीज होता है, यही चीज होता है। क्या हो रहा है वो, ये देखिए, अधिकांश गंदगी क्या होता है, तेली प्रकृति की होती है। और हाइड्रोफोबिक छोर गंदगी से चिपक जाता है और आयनिक छोर पानी के अणु से घिरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एक ये रेडियल क्या आता है, संरचना बनती है, जिसे हम लोग का मिसल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक रेडियल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसल। कैसे रेडियल, ये देखिए, अरे रे, ये देखिए रेडियल संरचना बन रही है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल। मतलब क्या हो रहा कि ऐसे मिसल, बहुत सारे ऐसे मिल गए, एक किसको पकड़े, गंदगी को पकड़े, एक पानी को पकड़े, ठीक है ना। सोप मिसल हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट क्लीन। साबुन के मिसल गंदगी और ग्रीस को पानी में घोलने में मदद करते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ अ मिसल, साबुन मिसल का मिश्रण है। ये देखिए ऐसी मिसल रहता है, ये बीच में आपका क्या है, तेल है, गंदगी है, और ऐसा मिक्सचर है ना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सोप, है ना। अब कठोर जल, कठोर जल क्या होता है, अभी हम लोग बहुत देर से पढ़े कठोर जल। कठोर जल क्या होता है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। क्या होता है कि कठोर जल में क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का लवण होता है। अब क्या होता है, देखिए देखिए, फॉर्मूला क्या था सोप का, ये फॉर्मूला था। अब क्या होगा, इसको हटा के ना यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा, क्योंकि कठोर पानी में मैग्नीशियम रहता है, तो मैग्नीशियम आ जाता है, इसको हटा के, सोडियम को हटा के वहां पे मैग्नीशियम बैठ जाएगा। तो क्या होगा, अब वो साबुन नहीं रहा ना, अब वो साबुन नहीं रहा, अब क्या बन जाएगा, वो स्कम बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, स्कम, क्योंकि कठोर पानी में क्या रहता है, सोडियम
कठोर पानी में क्या रहता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट रहता है। वो क्या करता है, कठोर जल में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण साबुन के अणु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अघुलनशील पदार्थ अघुलनशील उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैल कहते हैं, है ना। इसका हम क्या कहते हैं, मैल कहते हैं। यह मैल सफाई की क्रिया में कठिनाई पैदा करती है। यह मैल क्या करती है भैया, सफाई की क्रिया में कठिनाई पैदा करती है। ठीक है, चलिए, डिटर्जेंट के इस्तेमाल में कठोर जल के साथ अघुलनशील मैल नहीं बनता है और कपड़े प्रभावी ढंग से साफ हो जाते हैं। डिटर्जेंट में आपका ये झंझट खत्म हो जाता है, लेकिन सोप में ये झंझट रहता है। ठीक है, चलिए, अब आपकी कहानी पूरी खत्म होती है। केमिस्ट्री मेरे तरफ से आपकी पूरी समाप्त होती है। मैंने सारे, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ा हूं, एक भी पॉइंट आपका केमिस्ट्री का मैं नहीं छोड़ा हूं, सब कुछ आपको पढ़ा दिया हूं। आप अगर जो आपके कोर्स में दिया हुआ है प्रयोगशाला परिचारक में, अगर उस कोर्स को आप उठाएंगे, अगर आप बुक उठाएंगे, सीधे बुक उठाएंगे, क्योंकि उस कोर्स में क्या दिया हुआ है, कोर्स में दिया हुआ है कि भैया मैं पूछूंगा 9वीं और 10वीं के किताब से पूछूंगा। लेकिन मैं सिर्फ 9वीं और 10वीं की किताब नहीं पढ़ाया, मैं आपको मैं 11वीं 12वीं का भी किताब उठाया और जो जो चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, जहां जहां से मैं क्वेश्चन देख पाया, मैं वह सब चीज आपको पढ़ा दिया। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं। मैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, मैं आपको सीधे किताब से दिखाता हूं, क्योंकि किताब से ही आप लोग विश्वास करेंगे। तो आप किताब का ही देख लीजिए। चल भाई ऊपर आजा, आजा ऊपर आजा भैया, ऊपर आजा भाई, कितना टाइम लेगा। ये देखिए, इतना सारा पीडीएफ है, मेरा हाथ दर्द देने लगा करते करते ऐसा। ये आपका 9वीं की किताब है। मैंने पूरा एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं बचा। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है ना, पदार्थ, प्रकृति, व्यवहार, परमाणु संरचना पढ़ाया, गणित भी, गति भी पढ़ाया फिजिक्स में। ठीक है, बल गति के नियम भी पढ़ाया है ना। ये बल गति के नियम, ये तो आपका बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी, जीवन मौलिक इकाई, ये भी बायोलॉजी है। ये बहुकोशी, ये भी बायोलॉजी, ये नहीं पढ़ाया मैं आपको। रासायनिक अपबंधन, ये भी पढ़ा चुका हूँ पूरा, है ना। ये रासायनिक सूत्र, ये भी पढ़ा चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये भी पूरा पढ़ा चुका हूँ। गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ा दिया मैं आपको, कार्य ऊर्जा भी पढ़ा दिया। ये आपका बायोलॉजी की किताब का पहला पेज है, ये बायोलॉजी किताब का, है ना। हमारा स्वास्थ्य, बायोलॉजी नहीं पढ़ाया मैं। ध्वनि पढ़ा दिया मैं आपको। हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ाया था लगातार हाइड्रोकार्बन आपको। कोयला, पेट्रोलियम, ये भी पढ़ा चुका मैं आपको, है ना। ये आपका बायोलॉजी है, ये आपका बायोलॉजी है। तो कुल मिलाकर पूरा 1 2 3 4 चैप्टर छोड़ के पूरा ये आपको 9वीं की किताब पढ़ा दिया मैं। ठीक है, 10वीं की किताब, ये आपका 10वीं की किताब है। ठीक है, पहला चैप्टर तो बायोलॉजी है, दूसरा आज ही पढ़े इस चैप्टर को, ये खत्म हो गया। ऊष्मा ताप खत्म हो चुका है हमारे का। तत्वों का ये पीरियोडिक टेबल, आवर्ती वर्गीकरण, ये भी खत्म हो चुका है, ये आपका बायोलॉजी है। ठीक है, विद्युत धारा, ये भी खत्म हो चुका है। ठीक है, जैविक प्रतिक्रिया, ये बायोलॉजी है। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी है। धातु और धातु क्रम पढ़ा दिया। प्रकाश, परावर्तन, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल खत्म हो चुका है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव खत्म हो चुका है। लाइट, प्रकाश, परावर्तन खत्म हो चुका है। ये आपका बायोलॉजी है, नहीं पढ़ाऊंगा, ये बायोलॉजी है, हो गया, नहीं हुआ है आपका ये बायोलॉजी। ये हाइड्रोकार्बन के विद हो चुका है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आज ही खत्म किया इसको पूरा। मैं आपको कुल मिला के इसमें भी 1 2 3 4 ही चैप्टर है। 4 चैप्टर छोड़ के मैं आपको पूरा 9वीं और 10वीं किताब वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़ा चुका हूं। और इसमें इसी 10वीं की किताब में ही 11वीं का यही सब चैप्टर 11वीं में भी है, तो उसका मैं एडवांस वर्जन में आपको पढ़ा चुका हूं। बस अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सीधे मेरे को मैसेज कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, चैनल नहीं है मेरा चैनल कुछ नहीं, मेरा अनीश क्या था यार, मेरे को भी याद नहीं है, ये है शायद अनीश सिन्हा। इसमें आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, सीधे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सारा क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, आप बस नॉन स्टॉप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिएगा, है ना। कोई भी परेशानी होगा, थैंक यू आशीष जी। यस सर, अच्छे से बताएं आप। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका तो अच्छा रैंक आएगा। आपने एक क्लास अटेंड किया है। ठीक है, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका रैंक अच्छा है। आप तो एक भी क्लास नहीं मिस किए हैं। आशीष जी, आपको कोई भी परेशानी हो, कभी भी हो, सीधे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपको केमिस्ट्री पढ़ा के। मिलते हैं अब, पता नहीं किस क्लास से मिलेंगे। टेक केयर और पढ़ते रहिए।